नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे अधात्विक तत्वों के साथ अभिक्रिया। तो जो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो अधात्विक तत्वों के साथ किस प्रकार क्रिया करेंगे उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये अधात्विक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे एम क्षार धातु एम डैश क्षारीय मृदा धातु को प्रदर्शित करता है। जब क्षार धातु हेलोजन या X2 से क्रिया करता है तो MX बनाता है। अर्थात धातु हेलोजन का निर्माण होता है। इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातु क्रिया करता है तो वो भी यहाँ पे M डैश प्लस X2 इक्वल टू M डैश X2। तो यहाँ पे X क्लोराइड और ब्रोमाइड होता है। तो जब अपन धातु की क्रिया जैसे 2M प्लस Cl2 रखते हैं तो यहाँ पे 2MCl का निर्माण होगा। 2MCl का निर्माण होगा। इसी तरह जब M डैश प्लस X2 की क्रिया या Cl2 की क्रिया करवाते हैं, जैसे कि अपन ले लें Ca प्लस Cl2, तो अपने को निर्माण जो मिलेगा वो होगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह अधात्विक तत्वों से क्रिया करके ये उनके आयनिक यौगिक बना लेता है। नंबर 4 जो है क्षारीय मृदा धातुएं मरकरी के साथ सहयोग करके एमलगम बनाती है। जैसे सोडियम मरकरी के साथ क्रिया करके एक सोडियम अम्लकल का निर्माण करता है, जैसे कि Na प्लस Hg इक्वल टू Na डॉट Hg। इस प्रकार से जो बनता है उसको अपन बोलते हैं सोडियम एमलगम। फिर वो एक क्षार धातु अमोनिया में घुलकर विलायक योजित इलेक्ट्रॉन के कारण नीले रंग का विलयन बनाते हैं। यह विलयन रखा रहने पर धीरे धीरे करके H2 मुक्त करता है। अतः यह प्रबल अपचायक एवं विद्युत का सुचालक होता है। जब क्षार धातु की क्रिया अमोनिया से करवाते हैं तो एक नीले रंग का विलयन बनता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, जिसकी वजह से ये अपने को नीला रंग दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे ये H2 मुक्त करता रहता है। संक्षेप में जब अपन देखते हैं क्षार धातु तक क्षारीय मृदा धातुओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि क्षार धातुएं व क्षार मृदा धातुएं, इनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, क्षार धातुएं चमकदार हल्की व नरम ठोस होती है, बल्कि क्षारीय मृदा धातुएं चमकदार हल्की व कुछ कठोर ठोस होती है। क्रियाशीलता क्षार धातुएं जल को विघटित करने वाली अत्यंत सक्रिय होती है और क्षारीय मृदा धातु जल बेरियम के अतिरिक्त सब जल को विघटित करने वाली सक्रिय होती हैं। इसी तरह ऑक्साइड क्षार धातुएं क्षारीय जल में विलयनशील होती है। क्षारीय मृदा धातुएं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जल में विलयनशील, और इसमें बेरिलियम अपवाद होता है। इसी तरह जब इनके आयनों की बात करते हैं तो क्षारीय मृदा धातुओं के जो आयन है वो रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होते हैं। इसी तरह क्षार धातुओं के आयन भी रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होते हैं। फिर विकर्णी संबंधित देखते हैं तो इसके अंदर क्षार धातुओं के अंदर लिथियम का मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध होता है। इसी तरह क्षारीय मृदा धातुओं के अंदर बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध होता है। ज्वाला प्रश्न की बात करते हैं तो क्षार धातु ज्वाला प्रश्न देते हैं और क्षारीय मृदा धातु भी ज्वाला प्रश्न देते हैं। यहाँ पे अपवाद है बेरिलियम व मैग्नीशियम। अब इनमें जो असमानताएं होती हैं, जो पहले है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्षार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है और क्षारीय मृदा धातुओं का NS2 होता है। आयनन विभव क्षार धातुओं का बहुत कम होता है और क्षारीय मृदा धातुओं का थोड़ा अधिक होता है। संयोजकता क्षार धातुओं की +1 होती है, क्षारीय मृदा धातुओं की +2 होती है। यौगिकों में बंध क्षारीय मृदा धातु सदैव आयनिक यौगिक बनाते हैं।
बल्कि क्षारीय मृदा धातु कुछ आयनिक व कुछ सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। फिर आती है कार्बोनेट। इनके कार्बोनेट जैसे क्षार धातु के जो कार्बोनेट होते हैं वो क्षारीय तथा स्थायी होते हैं, और क्षारीय मृदा धातुओं के जो कार्बोनेट है वो गर्म होकर विघटित हो जाते हैं। सल्फेट, ऑक्जेलेट, फॉस्फेट आदि क्षार धातुओं के सल्फेट, ऑक्जेलेट, फॉस्फेट सभी यौगिक जल में विलयशील होते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट, ऑक्जेलेट, फॉस्फेट अधिकांश यौगिक जल में अविलेय होते हैं। तो इस तरह अपन इनके जो क्षार धातु या जो अविलेय तत्व है उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार से क्रियाएं करते हैं। फिर उसके बाद में आता है कुछ है जो इनकी प्रचुरता या कहाँ से अपने को मिलते हैं। बेरिलियम प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और इसकी निष्कर्षण भी कठिन होने के कारण ये अधिक सामान्य नहीं है। प्रकृति में प्रचुरता से पाए जाने वाले तत्वों में कैल्शियम 5वें स्थान पर एवं मैग्नीशियम 6ठे स्थान पर आता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम क्रमशः 7वें और 8वें स्थान पर आते हैं। अधिक क्रियाशील होने के कारण एस ब्लॉक का कोई भी तत्व मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। नमक के अतिरिक्त सोडियम बोरेक्स जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। फिर सोरे NaNO3 आदि के रूप में पाया जाता है। जो सोडियम होता है बोरेक्स और सोरे के रूप में अपने को पाया जाता है, जबकि पोटेशियम सिल्वाइट जिसको अपन KCl भी बोलते हैं, सिल्विनाइट KCl प्लस NaCl का ये मिश्रण होता है सिल्विनाइट, और कार्नेलाइट पोटेशियम का एस्क भी बोलते हैं इसको। इसका सूत्र होता है KCl.MgCl2.6H2O। कार्नेलाइट पोटेशियम का एस्क होता है। रुबिडियम तथा सीजियम का कोई सुविधाजनक स्रोत नहीं होता है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है। मैग्नीशियम के प्रमुख स्रोत के अंदर मैग्नेसाइट जिसको अपन बोलते हैं MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर दूसरा है डोलोमाइट MgCO3.CaCO3। ये सब किसके स्रोत है? मैग्नीशियम के। कैल्शियम का होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के रूप में चूने, संगमरमर, चौक में ये पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये जिप्सम, कैल्शियम के जैसे होता है एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा होता है जिप्सम CaSO4.2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला होता है एपेटाइट Ca5 PO4 का ऑल्ट्राइज ऐप। फिर फ्लोरेपेटाइट इसका फॉर्मूला होता है 3Ca3 PO4 का ऑल्ट्राइज CaF2 आदि के अंदर ये पाया जाता है। स्ट्रोंशियम और बेरियम प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं और रेडियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है। तो इस तरह अपन ऐसे एलिमेंट के जो तत्व है उनकी प्राप्ति व प्रचुरता के बारे में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।